Assalamu alaikum students. We are going to cover our lesson number 5 of Introduction to Financial Accounting. I hope आपको मेरे पिछले लेक्चर्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, आज हम एक नए आर्टिकल को टैकल करने जा रहे हैं जो कि एक सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? एंटिटी आप जानते हैं बिजनेस सेक्टर को कहा जाता है, तो सेपरेट बिजनेस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हो सकता है? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ओवरव्यू इसका थोड़ा सा दे देता हूँ कि बिज़नेस का अपने मालिकान से एक इंडिपेंडेंट बिहेवियर होता है, ठीक है। यानी कि जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ हैं उनको अलहदा कंसीडर किया जाता है, जो ऑनर की एक्टिविटीज़ हैं उनको सेपरेट कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपके हैंडआउट्स की स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। एज अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंटिंग वाइल एनालाइजिंग ट्रांजैक्शन यू शुड कंसीडर योरसेल्फ एज एन अकाउंटेंट, नॉट द ऑनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, वो कह रहा है अगर आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको बिज़नेस के ऑनर की तरह नहीं आपने ट्रीट करना अपने ट्रांजैक्शंस को, बल्कि आपने एज अ अकाउंटेंट ही अपनी बिज़नेस एक्टिविटीज़ को टैकल करना है। ठीक है, इसका आपको मैं सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे एक बिज़नेस है, आपका जो बिज़नेस सेक्टर है उसकी ट्रांजैक्शन आप भले आप साइन करके परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो जो ट्रांजैक्शन है वो किसके थ्रू हो रही हैं? वो बिज़नेस के थ्रू हो रही हैं। ठीक है, आपका बिज़नेस एक आइसोलेटेड पर्सनैलिटी है जो ऑपरेट कर रहा है, जो आपको कैपिटल के अगेंस्ट आपको प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, तो उसका जो इंडिपेंडेंट बिहेवियर है उसके ऑनर के साथ, उसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, मैं उनमें से एक दो आपको रीड करके बता देता हूँ। सबसे पहले है कैश इन्वेस्टेड बाय ऑनर एज कैपिटल इन बिजनेस। जनाब, क्या सिनेरियो है हमारे पास? कैश इन्वेस्ट किया गया, ऑनर ने इन्वेस्ट किया कैश को कैपिटल के तौर पे बिज़नेस में, तो अब वो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि जनाब ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है या नहीं। तो ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है। ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ऑनर का कैपिटल है वो बिज़नेस में लगाया गया, इन रिटर्न उसको जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि यहाँ पे ऑनर और बिज़नेस को सेपरेट शो किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, ऑनर बॉट मोटर कार फॉर हिज और हर पर्सनल यूज़ आउट ऑफ हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। ठीक है, एक जो ऑनर है बिज़नेस का, वो एक कार ख़रीदता है, एक बाइक ख़रीदता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और पेमेंट वो कहाँ से करता है? अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से। तो अब ये सेटिस्फाई करती है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को या नहीं करती ये वाली स्टेटमेंट? तो ये सेपरेट एंटिटी वाले कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि यहाँ पे बिज़नेस का ऑनर है उसने अपने यूज़ के लिए एक चीज़ को परचेज़ किया, उसके अगेंस्ट उसने पेमेंट भी अपने पर्सनल अकाउंट में से की। ठीक है, अब यहाँ पे तो बिज़नेस का जिक्र ही नहीं है कि जनाब उसने बिज़नेस के थ्रू पेमेंट की है या बिज़नेस के बिहाफ पे उसने कार ख़रीदी है वगैरह वगैरह, इसलिए ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपका एक लिमिटेड सा टच सेपरेट एंटिटी का। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूज़र की तरफ। ये आपका जो आर्टिकल है इसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है इनको किस कैटेगरी के लोग यूज़ करते हैं, किस तरह के लोग होते हैं, किस कैटेगरी के लोग होते हैं जो ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, और उनको और इस इन्फॉर्मेशन को आगे किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि आपके जो जाहिर सी बात है जो अकाउंटेंट हैं, जो आपके मॉनेटरी इवेंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं, बेसिकली वही लोग इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं और उनको ही ये इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। इनके अलावा जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं
स्टेक होल्डर्स हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपके जो सप्लायर्स होंगे, आपको जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो आपको लोन दिया जाता है या बैंक वाले हैं वो आपको लोन देते हैं, तो उनको आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो ये चंद एक पार्टीज़ हैं जिनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे आगे डिटेल और एग्जांपल्स के साथ। एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे रीड करके दिखा देता हूँ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, नंबर 1 पे क्या है, आपने जो इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड की गई है वो किसके मुतालिक है, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिज़नेस की, कि आपके फाइनेंस की क्या आपका स्टेटस है बिज़नेस का फाइनेंशियली। उसके बाद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंजेस आ रही हैं, ठीक है ना, कभी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, कभी आपकी मिडल है, कभी आपकी वो वीक है आपकी पोजीशन, तो ये जो चेंजेस हैं इनको भी डिस्कस किया जाता है। ठीक है, चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी दैट इज़ यूजफुल टू ए वाइड रेंज ऑफ यूज़र्स इन मेकिंग अकाउंटिंग डिसीजन। ठीक है, यानी कि ये उन यूज़र के लिए है जो अकाउंटिंग डिसीजन करते हैं। अब ये कैसे यूज़र हो सकते हैं, आप एग्जांपल ले लीजिए, मेरी एक पार्टनरशिप कंपनी है, बिजनेस है पार्टनरशिप, मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो मैं पहले एनालिसिस करूँगा कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन हिस्ट्री में क्या रही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का इनका क्या स्टेटस है। उसके बाद मैं इनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको मैं एनालाइज करूँगा ताकि अपने आप को सेटिस्फाई कर सकूं कि ये जिस बिज़नेस सेक्टर में मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ आया कि वो वाकई प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए ये जो इंफॉर्मेशन है हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपके बुक में कुछ यूज़र दिए गए हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, वो मैं आपको वन बाय वन यहाँ पर रीड आउट करके बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास गिवन है इन्वेस्टर। दोस्तों, इन्वेस्टर वो होते हैं जो अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो स्टॉक्स खरीदते हैं स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के, या वो शेयर वाला सिस्टम आ जाता है, या पार्टनरशिप में वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ बेसिकली इन्वेस्टर्स को आप शेयर होल्डर्स भी कहते हैं, आप उनको ऑनर भी कहते हैं। इनडायरेक्टली जहाँ पे आपको हम बल्कि अपने फर्दर लेक्चर्स में जहाँ पे हम कंपनीज़ को स्टडी करेंगे वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो कंपनीज़ के शेयर होल्डर्स हैं इनडायरेक्टली वो उस कंपनी के ऑनर हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स को कंपनी का ऑनर कंसीडर किया जाता है। वही ऑनर फिर एक मीटिंग होती है जिसमें वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स जो होते हैं, और वो बोर्ड ऑफ मेंबर फिर मैनेजमेंट को आगे तश्कील देते हैं। वो बात की बात है, यहाँ पर बताना ये मकसूद था कि जो ऑनर होते हैं वो शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर, ये 3 ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो सेम कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन रीड कर देता हूँ। टू असेस हाउ वेल द मैनेजमेंट इज़ परफॉर्मिंग। ठीक है, अब ये यूज़र जो इन्वेस्टर हैं या शेयर होल्डर हैं या ऑनर हैं बिज़नेस के, या स्टेक होल्डर हैं, वो इन्फॉर्मेशन क्यों इस इन्फॉर्मेशन की डिमांड करते हैं, वो क्यों यूज़ करते हैं। टू असेस हाउ वेल द मैनेजमेंट इज़ परफॉर्मिंग, कि जनाब आपकी ये जो मैनेजमेंट, आपका जो सिस्टम है मैनेजमेंट का, वो कितना इफ़ेक्टिव है, वो किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, हाउ प्रॉफिटेबल आर दी ऑपरेशंस, जो ऑपरेशंस आप कर रहे हैं, मार्केटिंग, रिसर्च है, एनालाइजिंग है, रिसर्च डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये जितने भी ऑपरेशंस आप कर रहे हैं वो कितने प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, इसके बाद है हाउ मच प्रॉफिट दे कैन ईजिली विदड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस फॉर देयर ओन यूज़। अब वो कह रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑनर जो है किसी भी बिज़नेस का, वो अपने बिज़नेस में से अगर इमरजेंसी उसको पड़ जाती है तो अपने बिज़नेस में से कैश को निकाल सकता है। तो इसमें इस बिज़नेस में जहाँ पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आया इतनी है कि हम विदड्रॉ करें और हमें इसको कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। ठीक है, इस चीज़ को एनालाइज़ किया जाता है साथ साथ। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं इस हद तक एनालाइज़ करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। सेकेंडली हमारे पास जो दिया गया है वो है ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स।
ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स में बेसिकली दो पार्टीज़ होती हैं, एक होती है सप्लायर की, एक होती है कस्टमर की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रीड आउट करता हूँ। सप्लायर एंड कस्टमर आर टू मेन ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें कि आपके जो सप्लायर होते हैं, सप्लायर वांट टू नो अबाउट द एंटिटीज़ एबिलिटी टू पे इट्स डेब्ट्स अगेंस्ट सप्लाईज, ठीक है, ऑन क्रेडिट टर्म्स। यहाँ तक मैं पहले आपको बता दूँ कि जो सप्लायर होते हैं वो आपके बिज़नेस की जो एबिलिटी है अपने कर्जे उतारने की, उनको एनालाइज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़े लेवल पे बिज़नेस किए जाते हैं जो बड़े लेवल पे बिज़नेस किए जाते हैं उसकी जब भी आपकी सप्लाई आती है तो आपको एट अ टाइम पेमेंट नहीं आप वो करते हैं उनको, ठीक है। आप फार्मेसीज़ में देख लीजिए, आप ग्रॉसरी स्टोर्स में देख लीजिए, आपको लार्ज अमाउंट में आपके पास स्टॉक आता है, आपको बिल दे दिया जाता है, आपको सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अलॉट किया जाता है बिल की पेमेंट के लिए। तो आप क्या करते हैं, उस पीरियड में अपनी बिल की पेमेंट करते हैं। इंस्टेंटली आप पे नहीं करते। क्यों? बिकॉज यू कैंट पे इंस्टेंटली। आप ऑपरेट करेंगे, आपके पास प्रॉफिट आएगा, तभी आप उनको पैसे देंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो क्योंकि वो भी ये बात जानते हैं कि आप इंस्टेंटली पे नहीं करेंगे, हमने आपको उधार पे चीज़ें देनी है। जैसे यहाँ पे आपको लास्ट पे दिया गया ना, जैसे अगेंस्ट सप्लाईज ऑन क्रेडिट टर्म्स। क्रेडिट टर्म्स का मतलब है कि आपने उधार पर जो सामान दिया है, तो अगर आपने उधार पर दिया है तो वो देखना चाहते हैं कि आया कि आप वो हमें पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। ये सप्लायर एनालाइज करना चाहते हैं। जो कस्टमर होते हैं, they need to know that the entity is a secure source of supply and is no danger of having to close down। यानी कि अब वो ये जानना चाहते हैं कि जहाँ से सप्लाई आ रही है वो बिल्कुल सिक्योर है, वो कोई फ्रॉड नहीं है, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बिल्कुल ठीक है, उनका भी क्लोज़ होने की यानी कि कोई खदशा नहीं होता है ना। एक बार आपको आगे जाके आएगा एक लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। लिक्विडिटी कहते हैं उस एबिलिटी को कि आप अपने जो कर्ज़े हैं उनको अदा कर सकें, ठीक है। अगर आपकी लिक्विडिटी ज़ीरो हो जाती है, आपकी कंपनी की, आपकी पार्टनरशिप की, आपकी ओनरशिप की, तो आपको अपना बिज़नेस वाइंड अप करना पड़ता है। वो वाइंड अप आप कैसे करते हैं? आपके बिज़नेस की जितनी प्रॉपर्टी होती है, बिल्डिंग होती है, कंप्यूटर होता है, फर्नीचर होता है, आपके पास लैंड होती है, गाड़ियाँ होती है, मशीनें, वो सारा कुछ बेच के जो पैसे आपको मिलते हैं उससे आप अपने कर्ज़ों की अदायगी करते हैं और कंपनी वहाँ पे बंद हो जाती है, पार्टनरशिप बंद हो जाता है, ओनरशिप वहाँ पे बंद हो जाती है, ठीक है। तो वो भी जो कस्टमर होते हैं वो देखना चाहते हैं कि जहाँ से हम सप्लाई ले रहे हैं वो सोर्स जो है वो भी सिक्योर है कि नहीं है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे होते हैं ताकि दोनों के दरमियान जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सिक्योर रहे, ठीक है। तो इस तरह से एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है, लॉन्ग टर्म रिलेशन चलते हैं और आपकी जो है क्वालिटी एश्योरेंस वो भी मेंटेन रहती है। सो ये बहुत सारे आगे इसके बेनिफिट्स आ जाते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए। बाकी आप में से जो एक बार फिर मैं रिमाइंड करवा दूँ, जो स्टूडेंट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नहीं हैं, उनके पास हैंड आउट नहीं है, तो वो मेरे लेक्चर के दौरान पेपर पेन लेकर बैठा करें। आप मेरे लेक्चर से नोट्स तैयार करें तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपको बहुत बेनिफिट देंगे। और मेरे लेक्चर्स को मैंने कोशिश की है कि छोटा छोटा मैं लेक्चर तैयार करूं ताकि आपको भी ज़्यादा टाइम ना बैठना पड़े, और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में और कॉन्सेप्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो अगले वीडियो तक लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।